घबराकर ध्रुव ने उस पन्नी को जमीन से उठाया और हैरानी से चारों तरफ देखकर सोचने लगा, इस बात का क्या मतलब है? क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? लेकिन ध्रुव को कमरे में सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। वहां कोई भी नहीं था। ध्रुव ने मन ही मन सोचते हुए कहा, शायद ये लिखावट तब की होगी जब मेरे पेरेंट्स यहां रहते थे, और शायद उन्होंने कभी अपने बिजनेस के पर्पस से मैसेज लिखा होगा, जो दरवाजा खुलने से हवा के कारण उड़कर दरवाजे के करीब आ गया। इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ ध्रुव वापस नीचे की मंजिल की तरफ लौटने लगा। लेकिन ध्रुव के उस कमरे से निकलते ही उस कमरे के चारों तरफ से एक लड़की की हल्की आवाज आने लगी, तुम्हें नहीं जाने दूंगी, तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, इस बार तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगी। लेकिन इस बात से अनजान ध्रुव तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। शाम होते ही उस इलाके में ठंड तेज हो जाती थी, लेकिन फिर भी ध्रुव बाहर आकर लॉन में बेंच पर बैठ गया। अचानक ध्रुव की नजर दूर बने हुए मेन गेट पर पड़ी और उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का आदमी उसके हाउस के पुराने गेट को पूरी ताकत के साथ खोल रहा था। ये देखकर ध्रुव हैरान रह गया, क्योंकि धुंध की वजह से उसे दूर से उस आदमी का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। हैरान होकर ध्रुव ने अपने आप से कहा, इस वक्त यहां कौन आ रहा है? जैसे ही वो अधेड़ उम्र का आदमी गेट के अंदर आया, ध्रुव ने उसे पहचान लिया। वो ध्रुव के चाचा गोपाल रस्तोगी थे। गोपाल ने जैसे ही ध्रुव को देखा, उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। गोपाल ने मुस्कुराकर ध्रुव से कहा, ध्रुव बेटा, कैसे हो? ध्रुव ने तुरंत उठकर गोपाल के पांव छुए और बोला, प्रणाम चाचा जी, आप अचानक यहां कैसे? आइए बैठिए। गोपाल ध्रुव के बगल में बैठ गए, लेकिन अभी भी ध्रुव का ध्यान उसके हाउस की तीसरी मंजिल पर ही था। ध्रुव के चाचा गोपाल रस्तोगी ने ही ध्रुव को उसके माता पिता के गायब होने की खबर दी थी और उसे मुंबई से वापस यहां बुलाया था। साथ ही वो ध्रुव के इस पुश्तैनी हवेली के दूसरे हिस्सेदार भी थे। उन्होंने सोचा था कि ध्रुव मुंबई से वापस आकर इस घर को बेच देगा और उन्हें उनका हिस्सा मिल जाएगा। लेकिन जब ध्रुव ने इस घर में बिजनेस स्टार्ट करना चाहा, तो उनके पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन अब गोपाल को भी इस बात का अंदाजा हो गया था कि ध्रुव का बिजनेस नहीं चलेगा, इसलिए वो इस बारे में ध्रुव से बात करने आए थे। गोपाल ने ध्रुव से कहा, तो अब तुमने क्या सोचा है? और तुम्हारी मम्मी पापा तो हर महीने मेरे हिस्से के पैसे दे दिया करते थे, पर जब से तुमने इसे संभाला है मुझे कुछ नहीं मिला। मैं जानता हूं तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, पर मैं भी मजबूर हूं। मैंने अपने बिजनेस के लिए एक लोन ले रखा है, जिसकी ईएमआई के पैसे मैं इसी घर की कमाई से भरता था, पर अब मेरे लिए वो ईएमआई मुसीबत बन गई है। गोपाल की बात सुनकर ध्रुव ने गहरी सांस ली और बोला, चाचा जी, आप तो जानते हैं, मम्मी पापा के लापता हो जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं और यहां रहने के चक्कर में मैंने अपनी नौकरी भी छोड़ रखी थी। इसलिए इन 6 महीनों में मेरी सारी सेविंग्स भी खत्म हो चुकी हैं। यह सब सुनकर गोपाल ने गंभीर आवाज में कहा, बेटा, एक काम करते हैं, इस घर को बेच देते हैं। आधा हिस्सा तुम्हारा और आधा हिस्सा मेरा। वैसे भी अब तुम 24 साल के हो चुके हो, इसलिए तुम अपने फ्यूचर के बारे में सीरियसली सोचना शुरू करो। तुम वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर लो और जिंदगी में आगे बढ़ो। वैसे भी जो होना था वो तो हो ही चुका है ना, तो उस बात के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। अपने चाचा की बात सुनते ही ध्रुव का चेहरा उतर गया और वो मायूसी से बोला, चाचा जी, बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, थोड़ा सा टाइम, मैं आपको अच्छा प्रॉफिट कमा कर दूंगा और फिर मेरे पास मम्मी पापा की यही एक निशानी तो बची है। इतना कहकर ध्रुव ने गोपाल की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। थोड़ी देर चुप रहकर गोपाल ने कहा, ठीक है, पर जल्दी करो,
जो भी करना है जल्दी करो, मैं तुम्हें कुछ समय और दे रहा हूं, लेकिन अगर कुछ नहीं हो पाया तो इसे बेचना ही हमारे लिए आखिरी उपाय होगा। जैसे ही गोपाल ने दोबारा घर को बेचने की बात कही, उसी वक्त अचानक तीसरी मंजिल की खिड़की का कांच टूटकर नीचे गिर गया। घबराकर गोपाल और ध्रुव ने ऊपर की तरफ देखा और उन्हें लगा कि खिड़की के पीछे से कोई छाया गुजर गई। कांच के टूटे हुए टुकड़े तेजी से नीचे गिरने लगे। ये देखकर गोपाल और ध्रुव तुरंत उठकर अपनी जगह से भागे, क्योंकि उनकी बेंच उस खिड़की के नीचे लगी हुई थी। ध्रुव हैरानी से अभी भी खिड़की की तरफ देख रहा था, लेकिन अब वहां कोई छाया नहीं दिखाई दे रही थी। तभी गोपाल ने बेचैनी से कहा, देखो ध्रुव बेटा, अब तो इस घर की खिड़की के दरवाजे भी टूटकर गिरने लगे हैं। लेकिन ध्रुव ने गोपाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तब गोपाल ने ध्रुव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, मैं जानता हूं इस घर के साथ तुम्हारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। पहले इस हवेली की चर्चा दूर दूर तक थी, लोग इस हवेली को देखने आते थे, लेकिन आज इसे कोई देखना नहीं चाहता। ब्रिटिश जमाने में बनी खूबसूरत लाल रंग की ये हवेली अब अपना रंग खोने लगी है, और जिसके कारण अब ये एक भूतिया हवेली लगती है। ये बात और है कि यहां कोई भूत नहीं रहता, तभी तो तुम्हारा बिजनेस बंद होने की कगार पर है। गोपाल की बात खत्म होते ही अचानक लॉन की सारी बत्तियां अपने आप जलने बुझने लगी। गोपाल और ध्रुव हैरानी से चारों तरफ देखने लगे। अचानक से धीरे धीरे हवाएं चलने लगी, पेड़ों के सूखे पत्ते फड़फड़ाने लगे, मौसम में भी बदलाव होने लगा और वहां का माहौल काफी डरावना हो गया। ये सब देखकर गोपाल और ध्रुव के चेहरे पर भी अजीब से भाव आ गए। तभी ध्रुव ने कहा, हो सकता है कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा हो, अब मैं देखता हूं। लेकिन जैसे ही ध्रुव मेन स्विच की तरफ आगे बढ़ा, बत्तियां फिर से जल उठी और उनका जलना बुझना रुक गया। गोपाल जब से आया था तब से उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए उसने जल्दी से वहां से निकलने का फैसला किया और बोला, मैं अभी जाता हूं, तुम इस बारे में सोचकर बताना। ध्रुव ने बिना कुछ कहे सर हिला दिया। गोपाल के जाते ही ध्रुव एक बार फिर नए सिरे से आज दिन भर में घटी घटनाओं के बारे में सोचने लगा। तभी ध्रुव के मोबाइल पर तानिया ने कॉल करके पूछा, सर मैं खाना लेकर आऊं? ध्रुव अपने ख्यालों में खोया हुआ था और उसकी भूख मर चुकी थी, इसलिए उसने कहा, नहीं, अब मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खाकर सो जाओ, मैं तुमसे कल मिलूंगा। तानिया को फोन रखने के बाद ध्रुव ने एक बार फिर से तीसरी मंजिल पर जाने का फैसला किया और फिर बिना एक पल सोचे वो अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा और तीसरी मंजिल पर पहुंच गया। ध्रुव जानता था कि इस मंजिल पर उसके पेरेंट्स रहते थे और इस फ्लोर के बाकी के सभी कमरों को उसके मम्मी पापा स्कैरी हाउस के पुराने सामान को रखने के लिए स्टोर की तरह इस्तेमाल करते थे। आज ध्रुव अपनी पुरानी यादों की गलियों में एक बार फिर से घूमना चाहता था, इसलिए वो तीसरी मंजिल पर गया था। लेकिन हकीकत ये थी कि उसके सबकॉन्शियस माइंड में आज जो हुआ था उसके बारे में छानबीन करने की उत्सुकता थी और इसलिए वो तीसरी मंजिल पर आया था। तीसरी मंजिल के सारे कमरों में घूमते हुए जब ध्रुव अपने मम्मी पापा के कमरे के पास पहुंचा तो उसे उसके बचपन के दिनों की याद आ गई और वो सोचने लगा, कितने दिन हो गए मुझे इस कमरे को देखे हुए। जब 6 महीने पहले मैं यहां आया था तभी इस कमरे को देखा था। सोचते हुए ध्रुव ने अपने पेरेंट्स का कमरा खोला। शाल की पुरानी लकड़ी से बना दरवाजा चरमराहट की आवाज के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही ध्रुव को सीलन की तेज गंध आई। ध्रुव ने एक नजर कमरे में चारों तरफ घुमाई। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। कोने में एक बेड था, एक छोटा सा स्टूल, साथ में एक बड़ा सा लकड़ी का बक्सा और कमरे में फैला हुआ बहुत सारा सामान। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई वहां छानबीन करने गया हो। लेकिन एक बात और वहां गौर करने वाली थी कि वो पूरा कमरा बिल्कुल साफ था।
जैसे कि उसकी अच्छे से सफाई की गई हो। ध्रुव हैरान था क्योंकि 6 महीने से यह कमरा बंद था, लेकिन कमरे के अंदर धूल का नामो निशान नहीं था और उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई इस कमरे में रहता हो। हैरान ध्रुव स्टूल पर बैठ गया और कमरे में रखे पुराने लकड़ी के बक्से को खोलने लगा। लेकिन जैसे ही ध्रुव ने उस बक्से को खोला, एक पुरानी सी दिखने वाली लकड़ी की गुड़िया उछलकर ध्रुव की गोद में आ गिरी। ध्रुव उसे देखकर चौंक गया। ध्रुव ने गुड़िया को हाथ में लिया। उसे याद आया, ये गुड़िया तो मैंने ही बनाई थी और इसे देखकर मम्मी पापा कितने खुश हुए थे, बहुत ज्यादा। बचपन में ध्रुव उस गुड़िया को बहुत प्यार करता था और हर वक्त उसे अपने साथ रखता था। ध्रुव गौर से उस गुड़िया को देख रहा था। तभी अचानक ध्रुव को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो गुड़िया उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। एक पल के लिए ध्रुव एकदम से चौंक गया। फिर ध्रुव ने जब दोबारा गुड़िया को देखा तो गुड़िया के चेहरे के एक्सप्रेशन गायब हो चुके थे। ध्रुव ने गुड़िया को वहीं बिस्तर पर रख दिया और सोचने लगा, लगता है कि इस घर को एडवेंचरस बनाने के लिए मैंने इतना स्ट्रेस ले लिया है कि अब मुझे खिलौने भी हरकत करते हुए नजर आने लगे हैं। ये सोचकर ध्रुव खुद पर हंसा और कमरे से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही ध्रुव दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक ध्रुव को धड़ाम की तेज आवाज सुनाई पड़ी और वो एक झटके से पीछे मुड़ गया। ध्रुव ने देखा कि तेज आवाज के साथ उसकी मम्मी की लकड़ी की अलमारी अपने आप खुल गई थी और उस खुली हुई अलमारी से ध्रुव की मां का शादी का लाल जोड़ा झांक रहा था। पहले तो ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कि ये अपने आप हो गया हो, लेकिन फिर ध्रुव को लगा कि शायद ये ऊपर वाले का कोई इशारा हो, उसे कुछ बताने का। ये सोचकर ध्रुव अलमारी के नजदीक चला गया और उसने अपनी मां की शादी का लाल जोड़ा निकाल लिया। जैसे ही ध्रुव ने वो ड्रेस बाहर निकाली, उसमें से काले रंग का मोबाइल फोन निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। ध्रुव ने उस फोन को उठा लिया और सोचने लगा, अरे ये तो मम्मी का फोन है जिसे वो मुझे कभी छूने नहीं देती थी। देखो तो अभी भी फोन कहां छुपा कर रखा है, उनकी शादी के कपड़ों में, जहां कोई उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जब मम्मी ने हाईटेक फोन खरीदा तो उस पुराने फोन को अपनी शादी के कपड़ों में छुपा दिया ताकि कोई इसे ढूंढ ना पाए। यह सोचकर ध्रुव ने फोन को अपने हाथों में दबाया और अपने आप से बोला, यह फोन तो बंद पड़ चुका है और यह सेट इतना पुराना हो चुका है कि अब उसकी मरम्मत भी नहीं करवाई जा सकती, लेकिन मैं इसे फेंकूंगा नहीं। मम्मी की याद में हमेशा इसे संभाल कर रखूंगा जैसे उन्होंने रखा। फिर ध्रुव ने उस फोन को अलमारी में वापस रख दिया और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के बाहर पहुंचा, ध्रुव को एक तेज वाइब्रेशन की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी तेज थी कि ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कि पूरा कमरा ही हिल गया हो। ध्रुव तेजी से कमरे में वापस लौटा और उसने कमरे में चारों तरफ देखा, पर वहां कुछ नहीं था। तभी ध्रुव की नजर बिस्तर पर रखी गुड़िया पर पड़ी और एक बार फिर ध्रुव को ऐसा लगा जैसे कि गुड़िया उसे देखकर मुस्कुरा रही हो। अब ध्रुव को ऐसा लगने लगा जैसे कि वो पागल हो जाएगा। ध्रुव ने चिल्लाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी एक बार फिर से वाइब्रेशन की तेज आवाज आने लगी। अब ध्रुव को समझ में आ गया कि वो वाइब्रेशन की आवाज उसकी मां की अलमारी से आ रही थी। ध्रुव ने लपक कर अलमारी खोली। अलमारी के खुलते ही ध्रुव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके सामने उसकी मां का सालों पुराना बंद पड़ा हुआ फोन वाइब्रेट कर रहा था। हैरानी से ध्रुव ने फोन को अपने हाथ में लिया और देखा कि फोन की स्क्रीन पर उसके बड़े से घर की पिक्चर वाली आइकॉन ब्लिंक हो रही थी। ध्रुव के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। उसकी मां का इतना पुराना बंद पड़ा फोन अचानक
ऑन कैसे हो गया था।